जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 4.1 को शुरू किया था, मतलब हमारा जो द्विघात समीकरण है उसे हमने शुरू किया था, जिसमें हमने कुल एक्सरसाइज 4.1 के पहले नंबर, दूसरे नंबर और दूसरे नंबर के 1 2 3 सवाल को किया था। चौथे नंबर सवाल को आप तक छोड़ा था, उसके बाद आप उस सवाल को करने का प्रयत्न किए होंगे तो ठीक है, नहीं तो आज हम इस क्लास में इस एक्सरसाइज के लास्ट सवाल को करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जाने का प्रयत्न करेंगे और आगे चलने के समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ श्री राम का नाम लेकर हम अपने आज क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, एक्सरसाइज 4.1 का सबसे अंतिम सवाल को करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 और अंतिम सवाल हमारा ये है, चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल क्या है इसे समझिएगा। चौथा नंबर सवाल है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करता है। एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी को एक समान चाल से तय करता है, और यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम कर दी जाए तो वो किसी भी गंतव्य स्थान पर 3 घंटे देरी से पहुंचता है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि हमें इसका एक समीकरण बता के बताइए, इसका समीकरण क्या होगा। तो पहले सवाल को अच्छे से समझना। सवाल ये है कि कोई भी रेलगाड़ी है, वो रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी पर चलता है। वो रेलगाड़ी क्या करती है, वो रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, और उसके बाद वो चाल को धीरे धीरे प्रति घंटा की रफ्तार से क्या करती रहती है, कम करते रहती है। और जैसे रफ्तार से उसको स्पीड को कम करती है, वो 3 घंटे देरी से पहुंचती है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर वो 3 घंटे अधिक समय ले रही है जाने का, तो हमको तो समीकरण बनाना है। तो हम चाल को क्या ले लेते हैं, चाल को हम लोग एक्स ले लेते हैं। चाल को क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। और चाल को अगर एक्स ले लिए, और हमें एक हिंट और दिया गया है कि वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चाल को क्या करती है, कम करती है। अच्छा, और हमें क्या करना है, समीकरण को पता करना है। हमें समीकरण को पता करना है, रेलगाड़ी के चाल के तहत उसका समीकरण पता करना है। तो एक चीज बताइए, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। हाँ भैया, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अच्छा, तो ऊपर वाले के अनुसार मैं आपको बोलूं तो दूरी कितना है, दूरी भैया 480 किलोमीटर। अच्छा, और समय कितना ले रहा है, एक्स। अगर हम बात करते हैं, चाल बराबर हम लोग क्या ले लिए, एक्स ले लिए, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, और वो चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम कर दे रहा है। तो समय कितना ले रहा है, हम समय को निकालते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे स्पीड हो जाएगा। तो समय कितना लेगा, 480 बटे एक्स। 480 बटे एक्स, क्योंकि वो समय निकल गया हमारा, 480 किलोमीटर है और चाल हमें पता है एक्स किलोमीटर। अब दूसरा कंडीशन में अगर हम समय निकालते हैं, तो दूसरा कंडीशन में क्या हो जाएगा, 480 बटे एक्स माइनस 8। और अगर प्रश्न के अनुसार हम लोग चले, किसके अनुसार, तो प्रश्न के अनुसार चलना है। तो एक चीज याद रखना बालक सब, प्रश्न के अनुसार चलते हैं। तो 480 बटे एक्स माइनस 480 बटे एक्स माइनस 8 बराबर 3 होगा। भैया ई का लिख दिया हम लोग। देखो तो समीकरण में क्या बोल रहा है, समीकरण है ही कह रहा है कि अगर कोई भी ट्रेन 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करता है, और उसके बाद वो 8 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से इस चाल को क्या करते रहता है, कम करते रहता है। चाल को कम करता है तो कितने रफ्तार से पहुंचता है, 3 घंटा के रफ्तार, 3 घंटा देरी से पहुंचता है। तो 3 घंटा, तो इतना घंटा में से 8 घंटा प्रति किलोमीटर की रफ्तार को घटा देंगे, तो क्या वो 3 घंटा के बराबर नहीं होगा। हाँ भैया, वो तो 3 घंटा के बराबर होबे करेगा। तो यहां से अगर समीकरण की बात करें तो 480 दोनों में, तो 480 को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 1/x-1/x-8 बराबर 3। ठीक है, अब देखिएगा, 480 x और x माइनस 8 का लघुत्तम लेते हैं, तो x माइनस 8 लघुत्तम हो गया। यहाँ x कट गया तो x माइनस 8 माइनस x माइनस 8 कटेगा तो x माइनस x प्लस x क्या हो गया, कट गया, -8 बटा -8। तो अगर यहां पर इस चीज का समीकरण फिर से देखिए, तो 480 गुने -8 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर क्या, 3। बराबर 3 ही ना, हाँ भैया 3 ही है। अच्छा ठीक है,
अब ये गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो -8/x² - 8x बराबर 3/480। इसको काटते हैं तो 3 × 1 = 3 और 3 × 6 = 18, 160, तो 1/160 आया। और फिर इसको इधर उधर करते हैं, 160 को 8 से गुना, इसको एक बार इससे गुना करेंगे तो 160 गुने -8 बराबर x² - 8x, ये आया हमारे पास इक्वेशन। तो 8 -8 गुने 0, 8 गुने 0 0, 8 से 48 का 8, हाथ में 4, 8 1 8 4 12, 1280, लेकिन किसका, माइनस का, -1280 x² - 8x। अगर पूरा समीकरण की बात करें तो x² - 8x, और ये उधर गया तो क्या आ जाएगा, प्लस में 1280, और इस तरह से हमारा समीकरण बनके तैयार हो जाता है। तो आशा करते हैं यहां तक आप लोग को चौथा नंबर सवाल समझ में आया होगा। चौथा नंबर सवाल को आप लोग इंपॉर्टेंट के श्रेणी में डाल दीजिएगा, क्योंकि ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टि से, और ये सवाल आपके एग्जाम के दृष्टि से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल बार बार पूछा गया है सवाल है। ठीक है, अब चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हम लोग नेक्स्ट अध्याय जो हमारा 4.2 अध्याय है उसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमें खंडन करना है, गुणनखंड विधि को समझना है, गुणनखंड करेंगे एक एक चीज का, और उसके बाद समझेंगे आखिर गुणनखंड होता कैसे है, क्या होता है गुणनखंड, इसे समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आगे सवाल है, गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल। अब गुणनखंड विधि को समझना है और देखते जाना है होता क्या है गुणनखंड। गुणनखंड गुणनखंड विधि क्या कहता है, एक हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं, 2x² - 3x + 1। समझिए थोड़ा सा, गुणनखंड विधि कहता है कि इस 3x को इस प्रकार से तोड़िए, ये जो 3x मिडिल टर्म है आपका, बीच वाला ये जो टर्म आपको, ये जो पद दिख रहा है बीच वाला, इस बीच वाले पद को इस प्रकार से तोड़िए जिसको हम लोग गुना करें, जिसको हम लोग जोड़े घटाएं कुछ भी करें तो वो 3 आना चाहिए, ये तो है तो वही है, इस प्रकार से तोड़िए। उसके बाद अगर हम लोग इस दोनों को गुना करते हैं तो इसके और इसके गुणनखंड के बराबर होना चाहिए। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, देखिए हम इसको तोड़ते हैं, उसके बाद एक एक चीज को समझाते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। आखिर भैया कहना आप क्या चाह रहे हैं, गुणनखंड विधि है क्या? तो गुणनखंड विधि में सिंपल इस चीज को समझना है कि आखिर इसको तोड़ा कैसे जाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात माइनस, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, ये जो आप यहां पर देख रहे हैं -3x है, 2x² - 3x + 1 है। तो आखिर इसको तोड़ा कैसे जाए, तो समझो थोड़ा सा, 2x² - 2x और -x + 1। देखो भैया ये क्या किया, हम कुछ नहीं किए, इस मिडिल टर्म को पकड़िए, इस बीच वाले पद को पकड़िए और इस बीच वाले पद को इस प्रकार से तोड़िए जिसको जोड़ने पर वही पद आ जाए, और जिसको गुना करने पर इस वाले का गुणनखंड आना चाहिए, इस दोनों का क्या आना चाहिए, गुणनखंड आना चाहिए। तो 2 और 1 को गुना करिए तो कितना होता है, 2 और 1 को गुना करिए तो 2 होता है। तो 2 और 1 का गुणनखंड आया कि नहीं आया, ये 2, हाँ भैया आया। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप सही बोल रहे थे। तो इसको देखो किस तरह करना है। अब अगर हम बात करते हैं तो दोनों में 2 2 है, तो 2 क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और दोनों में x x भी है तो 2x हम लोग क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। दोनों में 2x कॉमन है तो क्या ले लिए, x माइनस क्या हो गया, 1 बच गया। यहाँ पर फिर -x, यहाँ पर फिर क्या बचा, 1 कॉमन ले लिए, दोनों में क्या है, 1 है, तो दोनों में 1 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x - 1 बचा। तो देखिए यहाँ पर भी x - 1, यहाँ पर भी x - 1, तो x - 1 है तो 2x - 1 एगो का पकड़िए, एक इसके साथ मिला दीजिए, और x - 1 को एक साथ एक बार इसके साथ मिला दीजिए, एक ही x - 1 को रखना है। तो गुणनखंड विधि ये बोलता है कि बीच वाले टर्म को तोड़िए, और बीच वाले टर्म को तोड़ने के बाद उसको इस प्रकार से तोड़िए जिसको जोड़ने पर वही बीच वाला पद आना चाहिए, और बीच वाला पद वैसा होना चाहिए जो कि पहला और अंतिम पद का गुणनखंड होना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x और x - 1 को तोड़े, -1 x - 1 को इस प्रकार से तोड़े, और एक 2x - 1 ये वाला ले लिया हम लोग, और x - 1 एक बार हम लोग ये वाला ले लिया। तो 2x - 1 और x - 1 एक एक बार हम लोग दोनों को शून्य के बराबर वैल्यू को पुट करेंगे। तो 2x - 1 बराबर 0 एक बार,
और x माइनस 1 का वैल्यू 0। ठीक है, तो 2x बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। एक x का वैल्यू क्या आया, 1/2 आया, और यहां से x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। भैया ये जो x बराबर 1/2 आया है, भैया ये x बराबर 1 आया, ये है क्या, याद रखना इस शून्य का वैल्यू है, इस समीकरण का शून्य का वैल्यू है। मतलब क्या, इस x का वैल्यू 1/2 जैसे ही इस समीकरण पे रखेंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका मतलब यह याद रखना कि जब भी x का वैल्यू, कोई भी x का वैल्यू आएगा, वो x का वैल्यू अगर इस समीकरण को जीरो पुट, इस x का वैल्यू इसके ऊपर रखने पर अगर इस समीकरण का वैल्यू 0 आ जाता है, तो ये गुणनखंड हमारा सही हुआ और ये द्विघात समीकरण है, और ये जो हमारा आंसर आया, ये आंसर सही है। तो गुणनखंड विधि में हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोग शून्य का वैल्यू निकालते हैं कि शून्य का वैल्यू क्या होगा, मतलब x का वैल्यू, वो कौन सा वैल्यू होगा x का जिसको इस समीकरण पे पुट करने पर उसका वैल्यू शून्य हो जाए। तो हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग शून्य का वैल्यू निकालते हैं। समझ में आया शून्य का वैल्यू कैसे निकलता है। तो इसी तरह से हमें हर एक चीज को करना है, हमें गुणनखंड विधि से एक एक चीज को बनाना, एक एक चीज को मतलब अच्छे से सॉल्व करना है और करते रहना है। आइए और आगे चलते हैं और एक एक चीज को और अच्छे से करते हैं और समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। अगर मैं आपके सामने और एक सवाल की चर्चा करूं, तो और अच्छे से समझने के क्रम में एक और सवाल को लेते हैं और एक सवाल को करने का प्रयास करते हैं। एक सवाल ये कहना चाह रहा है, एक सवाल को देखिएगा, एक सवाल क्या है, एक सवाल है 6x² माइनस x माइनस 2। हमेशा याद रखना है कि इस बीच वाले पद को ही हमें तोड़ना है। तो भैया इस बीच वाले पद को तोड़े कैसे, तो इस बीच वाले पद को तोड़ना कैसे है समझना थोड़ा सा। इस बीच वाले पद को इस प्रकार से तोड़ना है कि जिसको दोनों को गुना करने के बाद इस दोनों का गुणनखंड आना चाहिए। तो 6 दूनी क्या होता है, 12। 6 दूनी क्या, 12 भैया। अगर 6 दूनी 12 होता है तो 3 चौके 12 भी तो होता है। हाँ, 2 छके 12 भी तो होता है भैया। तो 2 और 6 को काहे नहीं ले रहे हैं आप, 2 और 6 को माइनस करो, तो 2 और 6 को माइनस करोगे तो 4 आएगा, लेकिन 3 और 4 को माइनस करोगे तो -1 आएगा। कहीं ना कहीं यहीं पर हमारा वैल्यू पकड़ाया हुआ है, दुश्मन हम लोग का पकड़ा गया है। तो इसका मतलब 6x² माइनस 3x माइनस 3x, रुक जाओ, अगर हम इसकी बात करें तो 6x² माइनस या प्लस 3x लेते हैं, क्या प्लस 3x और माइनस 4x। आप बोलिएगा भैया प्लस 3x माइनस 4x क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस का वैल्यू है, इसलिए हम लोग लिए। क्या कि प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, और माइनस का वैल्यू बड़ा है तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा। तो 6x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2। देखो 6 और 2 का गुणनखंड करने का, 3 और चौके 12 और 6 और दूनी 12, तो हमारा ये सही है। इसको हम अच्छे से तोड़े हैं और इसको दोनों को जोड़ने के बाद हमारा क्या आ जा रहा है, -x आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये भी हम लोग तोड़ने का कला हम लोग का ये सही है। अब देखिए दोनों में 6 और 3 है, तो 6 और 3 में कॉमन क्या लेते हैं, 3 को कॉमन ले लेते हैं। तो 3 को जैसा ही कॉमन लिए, 3x दोनों में, तो x को भी कॉमन ले लिए, तो 2x प्लस 1। यहां पर भी 2 को कॉमन ले लिए, यहां पर भी 2 को कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया, 2x प्लस 1। ठीक है, तो एक तरफ हमारा क्या आया, एक तरफ आया हमारा 3x माइनस 2 और एक तरफ क्या आया हमारा 2x प्लस 1। अब एक एक बार दोनों के वैल्यू को हम 0 के बराबर पुट करेंगे, तो 2x प्लस 1 बराबर 0 और 3x माइनस 2 बराबर क्या हो जाता है, 0। तो 3x बराबर, ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, तो x बराबर क्या हो जाता है, 2/3। अच्छा भैया यहां पर देखिए 2x बराबर क्या होता है, -1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। तो यहां पर x का दो वैल्यू आया, एक आया 2/3 और एक आया x बराबर -1/2। ये दो वैल्यू जो है x का, इस इक्वेशन पे अगर हम पुट करते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, इससे पूरे के बराबर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा जीरोस है किसका, हमारा ये शून्य है, शून्यक है किसका, इस समीकरण का। समझ में आया आपको, हाँ समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है उसे ही समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। समझिएगा थोड़ा सा, एक एक चीज को गौर से समझना है, एक एक चीज को गौर से करना है, क्योंकि यही हमारा सबसे बेस्ट है और इसी से ही हमें
ये जो चैप्टर है आपका एक्सरसाइज 4.1, इससे अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं गुणनखंड करने का। और अभी और समझेंगे पूर्ण वर्ग को बनाना, पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा नहीं बनेगा वो सब भी समझेंगे, और पूर्ण वर्ग बनाएंगे कैसे वो भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। द्विघात समीकरण एक दिया गया है, एक द्विघात समीकरण है, वो द्विघात समीकरण है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर क्या 0। तो इसका हमें मूल ज्ञात करना है। मूल मतलब x का क्या वैल्यू होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो भैया यहाँ तो आ गया है रूट। अब रूट को करे तो करे क्या भैया, कुछ नहीं करना है। देखो समझना, 3 और 2 को गुना करो, कितना आता है 6 आता है। ठीक है, तो कोई ऐसा संख्या गुना करना होगा जिसको गुना करने के बाद क्या आ जाए हमारा 6 आ जाए, और जिसको जोड़ने के बाद 2√6 आ जाए। अरे भैया कहा आप बता रहे हैं, देखो ये सब ट्रिक है बाबू, समझना थोड़ा सा। ये दोनों को गुना किए कितना आया 6 आया, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा संख्या को ढूंढना पड़ेगा जिसको हम गुना करें तो स्वयं 6 आ जाना चाहिए। मतलब 6 और 1 को गुना करेंगे स्वयं 6 आ गया, लेकिन वो लोग दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद 2√6 आ जाना चाहिए, लेकिन माइनस का 2√6 आ जाना चाहिए। ये भैया कौन सा संख्या होगा जिसको हम जोड़बो करें तो 2√6 आ जाए, गुना भी करे तो 6 आ जाए? हमको तो नहीं लगता ऐसा कोई संख्या होगा। होता है मोटा बुद्धि वाले लोग। देखो 3x² माइनस √6 ले लो x, और माइनस √6x ले लो और प्लस 2। अब ये भैया ये क्या कर दिया, देखो क्या किया, √6 को √6 से गुना करेगा तो 6 नहीं आ जाएगा। हाँ भैया, रूट को किसी भी संख्या के सेम नंबर से गुना करते हैं तो सेम वही संख्या उतर जाता है। तो √6 को √6 से गुना किए तो √6 का स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर रूट को काट देता है तो 6 हो गए। अरे हाँ भैया, तो 6 तो आ गया दोनों को गुना करने के बाद। भैया ये दोनों को जोड़िए तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस 6√x माइनस 6√x, तो माइनस माइनस क्या प्लस, और 2 बार है तो 2√6x नहीं हो जाएगा? हाँ भैया, तो इसका मतलब 3x² माइनस जो हम लोग ये गुणनखंड किए हैं, ये गुणनखंड हमारा सही है। हाँ सही तो है। अच्छा ये भैया बताइए, अब हम इन लोग दोनों में से कॉमन क्या लें? कॉमन लेना है, देखो सिंपल है, √6 इसमें है और यहाँ पर 3 है, तो यहां से क्या ले लो कॉमन, तुम लोग √3x ले लो। अब बोलिएगा √3x काहे ले लिया भैया, क्योंकि रूटे ना है, रूट को तो कैंसल ना करना है, यहां पर भी रूट आ जाएगा। देखो कैसे, √3x है तो √3x है, और √3x अगर हम कॉमन ले लिए तो यहां पर भी √3x उतरेगा, क्योंकि √3x और √3x आपस में गुना होगा तो 3x² नहीं हो जाएगा? तो हो गया, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। तो √3x माइनस √2, √3x माइनस √2, और उसी तरह यहां से अगर हम कॉमन ले √6x और 2 में से, तो हम क्या कॉमन ले लेते हैं, √2 कॉमन ले लेते हैं। √2 अगर कॉमन लेते हैं तो √3x प्लस √2 हो गया, बात खत्म। √2 और √2 क्या हो जाएगा, गुना के 2 हो जाएगा, और √2 गुना 3 √6 हो गया, बात खत्म हो गया भैया। वाह भैया बहुत बढ़िया। तो √3x माइनस √2 एक तरफ, और एक तरफ √3x माइनस √2, और दोनों के समीकरण को एक एक तरफ क्या करते हैं, पुट करते हैं, बराबर 0, और √3x माइनस √2 बराबर क्या 0। तो एक एक बार दोनों समीकरण को हम पुट किए 0 के बराबर, तो दोनों का वैल्यू हमारा सेम आएगा। तो इसका मतलब क्या कि x बराबर क्या हो जाएगा, √3x बराबर √2, और x बराबर √2/3। तो x का √2/3 इस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। x का √2/3 इस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। अब चलिए आगे चलते हैं अपने सवाल की ओर। अपने सवाल को करने का हम लोग प्रयास करते हैं, और काफी आसान आसान सवाल है हमारे एक्सरसाइज में, और वो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 जो कि काफी इंपॉर्टेंट अध्याय है इस गुणनखंड विधि के लिए, और उसे हमें समझना है गुणनखंड विधि के जरिए एक्सरसाइज 4.2 को, और उसे करते जाइए, समझते जाइए बालक। इसी का नाम जिंदगी है, समस्याएं सबके साथ है, समस्याओं को हल करने का कला आपके पास होना चाहिए, और लोग आप पे उंगलियां उठाएंगे, और जब भी आप पे उंगलियां उठेगी तो आपको समझने का एक मौका मिलेगा। तो लोग आप पे उंगलियां उठाने से पीछे नहीं आएंगे। तो उनसे सिर्फ एक ही बात कहना है कि जो उठाते हैं मेरे किरदार पर उंगलियां,
जो उठाते हैं मेरे किरदार पर उंगलियां, उसे तोहफे में आईना दिया करिए, उसे तोहफे में आईना दिया करिए। बस इसी तरह अपनी जिंदगी को यापन करना है। तो चलो आगे चलते हैं, प्रश्नावली 4.2 को करने का प्रयास करते हैं। एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 की अगर हम बात करें तो सबसे पहला सवाल, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से हमें जो निम्न कुछ भी क्वेश्चन दिया गया है उसके समीकरणों को हल करना है। तो अगर हम सबसे पहला समीकरण की बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। देखिए सिंपल है, इसके पास कुछ नहीं है तो एक है, और 1 और 10 को गुना करिए तो क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। तो कोई ऐसा संख्या ढूंढना है जिसको गुना करने पर क्या आ जाए, 10 आ जाए, और जोड़ने घटाने पर -3 आ जाए। जोड़ने और घटाने पर -3 आ जाए और गुना करने पर 10 आ जाए। तो इसका मतलब अगर भैया अगर बात बोले तो कोई ऐसा संख्या क्या हो सकता है जिसको गुना करने पर ये आ जाए। तो 5 और 2, और 5 और 2 को घटाते हैं तो 3 आना चाहिए, लेकिन माइनस का 3 आना चाहिए। तो माइनस का 3 तो यूं आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10, 2 और 5 को गुना किए 10, और प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस का तो -3 हो गया, बात खत्म। यहाँ से x दोनों के पास है तो x कॉमन ले लिए, x प्लस 2 हो गया। उसके बाद -5 ले लिए, 5x प्लस 2 यहाँ पर भी हो गया, बात खत्म। तो x माइनस 5 एक तरफ रखें और बराबर 0, और एक तरफ x प्लस 2 रखें, x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर एक तरफ क्या आ गया, 5 आ गया, और एक तरफ x बराबर क्या आ गया, -2 आ गया। और x का दो वैल्यू, एक 5 और एक -2 जो है, इस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। और इस तरह से हम समीकरण को क्या कर लिए, हल कर लिए। तो उसी तरह से हम तीसरे नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। अच्छा देखो एक चीज, इस दोनों को गुना करो, 5√2 और √2 को क्या करो, गुना करो। √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 5 गुना क्या हो गया, 2 बराबर 10। तो 5 गुने 2 कितना हो गया हमारा, 10 हो गया। तो 5 और 2 को गुना करने के बाद 10 आ रहा है। तो ऐसा हमें कोई संख्या ढूंढना है जिसको गुना करने पर 10 आ जाए और जिसको जोड़ने पर 7 आ जाए। जिसको जोड़ने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए, जिसको गुना करने पर 10 आ जाए। तो सिंपल है, दो संख्या अगर ऐसा लेते हैं तो 2 और 5 हमारे पास कुछ ऐसा संख्या आ जाएगा जिसको जोड़ने पर 7 आ जाएगा और जिसको गुना करने पर 10 आ जाएगा। तो 2x √2x² 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हमें कॉमन लेना आना चाहिए। अगर कॉमन लेने की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक चीज को समझिए, यहाँ से आप क्या ले लीजिए, इस दोनों में x है, इस दोनों में 2 और 2 दोनों में, तो यहाँ से √2 कॉमन ले लीजिए। √2x कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आ गया, x प्लस √2। अच्छा क्यों √2 आया, क्योंकि √2 गुना के 2 हो जाता है। ठीक है, तो x प्लस क्या आ गया, 2 आ गया। अच्छा ठीक है, यहां से 5 कॉमन ले लिए तो क्या आ गया, x प्लस √2 आ गया बराबर 0। √2x प्लस 5 एक तरफ और एक तरफ x प्लस √2। ठीक है, तो √2x प्लस 5 बराबर 0 एक तरफ पुट करिए और एक तरफ x प्लस √2 को 0 पुट करिए। तो हमारा क्या आ जाएगा, √2x बराबर क्या, -5। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -5 बटे √2। ठीक है, और एक तरफ x बराबर क्या आ जाएगा, -√2। तो x का दो वैल्यू, एक -5 बटे √2 और x बराबर -√2, ये समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा और शून्य का वैल्यू लेकर आएगा। तो यहां तक आसानी से कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और चौथा नंबर सवाल जो कि आप फ्रैक्शन या भिन्न देख के आपको डर लग रहा होगा कि भैया ये भिन्न है, तो हम हार्ड सवाल को आपके सामने कर दे रहे हैं। आप एक एक सवाल को मैं नहीं करूंगा क्योंकि आसान सा सवाल है, और इसे आप अपने से भी करने का कुछ कुछ प्रयास करिए, क्योंकि यही है सवाल है। सवाल को समझने का प्रयास करो और चलने दो सवाल को। चलो आओ देखो तुम लोग चौथे नंबर सवाल को। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है हमें, चौथा नंबर सवाल अगर बात करें हम तो सबसे पहला है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। इसको हम दो विधि से बना सकते हैं, और वो दो विधि क्या क्या है, सबसे पहले इसको समझिएगा। 8 हम लघुत्तम ले लेते हैं सब में, इसके कुछ है नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ भी एक, तो 8 लघुत्तम लिए तो 8 यहाँ। सबसे पहले 8 दूनी 16x² माइनस 8x प्लस 1
बराबर क्या, शून्य। तो दिक्कत यहाँ तक, इस 8 को डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, मतलब क्या, मल्टीप्लाई में कहने का मतलब शून्य। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर क्या, 0। क्यों, क्योंकि डिवाइड में उधर गुना में होगा, 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो शून्य हो जाएगा। तो हमारे पास एक समीकरण ये आ गया। इस समीकरण का हमें क्या निकालना है, द्विघात मतलब गुणनखंड विधि से इसको तोड़ना है, x का वैल्यू को संतुष्ट करना है। तो 16 और 1 को गुना करो तो क्या आ जाएगा, 16 और 1 को गुना करते हैं तो 16 आता है। तो कोई ऐसा हमको संख्या ढूंढना पड़ेगा जिसको गुना करने पर, जिसको ऐसा कोई संख्या लेते हैं जिसको गुना करने पर 16 तो आ जाए, लेकिन जिसको जोड़ने पर 8 आ जाए। तो भैया वो कौन सा संख्या होगा, इसको गुना करने पर 16 तो आ रहा है, लेकिन उसको जोड़ने पर हमारा -8 आना चाहिए। तो 8 दूनी 16 होता है। यहां तक तो हमें परेशानी है। अच्छा और क्या हो सकता है भैया, और देखो तो थोड़ा सा और पकड़ो थोड़ा सा। 4 चौके 16 होता है भैया, और 4 और 4 को अगर जोड़ते हैं भैया तो हमारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो आओ ना बालक, समझो ना, 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 8 1, तो माइनस और माइनस प्लस 8 हो जाएगा। 4 और 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। हो गया, बात खत्म, बन गया। 4 और 4 दोनों में है, 4 और 4 दोनों में है, 4x कॉमन ले लेते हैं। तो 4x अगर कॉमन लिए तो 4x माइनस 1, माइनस यहां से एक इसके पास ले लिए कॉमन, तो एक कॉमन लिए तो 4x माइनस 1। ठीक, हो गया, बात खत्म। 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 दोनों तरफ है, तो 4x माइनस 1 क्या हो जाएगा, एओ का वैल्यू लिखेंगे तो 4x बराबर क्या, 1, और x बराबर क्या, 1/4। तो यहां तक ये देखें कि x का वैल्यू 1/4 हमारे समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। कुछ नहीं है, आसान सा सवाल है वाला, कुछ इसमें पापड़ बेलने की जरूरी नहीं है, काफी आसान सा सवाल है। एक एक सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते बस दिमाग में सवाल में ही हिंट दिया गया, कुछ नहीं करना है। ऊपर बगल अगल का समीकरण को गुना करना है, गुना करने के बाद मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दीजिए। आइए देखते हैं और कुछ अच्छे अच्छे सवाल को करते हैं। और अच्छा सवाल है, दूसरा 4.2 का दूसरा नंबर सवाल को मैं नहीं बताऊंगा, उदाहरण नंबर 1 है। उदाहरण नंबर 1 को आप खुद हल करिएगा। उदाहरण नंबर 1 काफी आसान सा सवाल है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा नंबर सवाल के ऊपर। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 128 होता है। मतलब अगर दो संख्या ज्ञात करने बोल रहा है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका गुणनफल 27 हो रहा है, 182 है और योग जो है 27 है। समझना थोड़ा सा, काफी आसान सा सवाल है। हम एक संख्या को देखो, संख्या समझना, तो दो संख्या मतलब एक संख्या और एक संख्या, ये हम एक नहीं लिख रहे हैं, मतलब एक बात बता रहे हैं, ये एक संख्या, ये एक संख्या, इस दो संख्या को जोड़ने पर हमारा क्या आ रहा है, 27 आ रहा है, और इस दो संख्या को गुना करने के बाद हमारा क्या आ जा रहा है, 182 आ रहा है। तो एक संख्या को अगर हम x ले लेते हैं तो दूसरा संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 27 माइनस x नहीं हो जाएगा। हाँ भैया सही तो बोल रहे हैं, मतलब ये कैसे हो गया भैया 27 माइनस एक्स। देखो इस संख्या को हम लोग x लिए, तो 27 बराबर इसको इधर भेज देंगे, 27 माइनस एक संख्या, तो एक संख्या बराबर 27 माइनस ये संख्या, तो ये संख्या x था, तो ये संख्या दूसरा संख्या हमारे पास 27 माइनस एक्स निकला। हाँ भैया निकला। अच्छा फिर से एक बार समझो, देखो आ जाओ। हम क्या करते हैं, सवाल ये दिया हुआ है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। तो एक संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक संख्या को x मान लेते हैं। तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या हमारा 27 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दो संख्या का योग हमें दिया हुआ है, कोई भी एक संख्या उसका योग हमें 27 दिया हुआ है। तो हमें ये संख्या, अगर दूसरा संख्या बोल रहा है तो दूसरा संख्या बराबर 27 माइनस एक्स नहीं हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो इसका मतलब आप देखिए, x गुने 27 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 182। अच्छा ठीक है, अब समझो थोड़ा सा। अब क्या करते हैं, इसको एक बार इससे गुना करते हैं, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182, ठीक है। अब ये यहां पर 182 इधर आ जाएगा, और इसको पहले आगे लेकर आते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर क्या, 0। ठीक है, कुछ नहीं किए। अब इस माइनस को आगे से हटाते हैं, तो माइनस से संपूर्ण इक्वेशन को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो माइनस से संपूर्ण इक्वेशन को गुना किए तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस,
माइनस 27x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 182। अब हमें पहले काम करिए, यहां पर कुछ नहीं है तो यहाँ एक है 182 और एक को गुना करने पर क्या आता है 182 आता है। अब हमें 27 को इस प्रकार से तोड़ना है जिसको गुना करें तो 182 आ जाए और गुना करें तो हमारा क्या आ जाए, गुना करने के बाद हमारा 182 आ जाए। और अगर हम बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, इसको जोड़ने पर हमारा क्या आ जाए 27 आ जाए। तो भैया ये जो बहुत ये तो काफी बड़ा सा है, अगर हम इसको बात करें तो तोड़े कैसे भैया, कुछ नहीं करना है। देखो बालक समझो थोड़ा सा, 27 को इस प्रकार से तोड़ो कि वो 182 आ जाए। तो 27 को इस प्रकार से तोड़ना है कि वो 182 आ जाए, तो सिंपल है समझो। 182 को किस प्रकार से तोड़ा जाए, तो 182 को अगर तोड़े भैया तो हाँ 13 और 14 को लो, तो 13 और 14 का गुना करो। तो 13 और 14 को गुना करते हैं भैया, ठीक है भैया करो। तो 13 और 14 को गुना, तो 13 और 14 को गुना करने के बाद भैया ये हमें पा रहे हैं 13 चौके 52 का 2 हाथ में 5, 13 एक 13 5 18, तो 182। हाँ भैया, और 13 और 14 को जोड़ते हैं 27 आता है। अच्छा 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 अच्छा, तो भैया इतना लंबा लंबा कैसे याद करेंगे, थोड़ा सा कुछ नहीं करो, थोड़ा सा ये जो इस दोनों को गुना करो 182 आएगा। 182 को 27 से ये करो, तोड़ो। तो 27 से जैसे ही तोड़ोगे ना, तो 27 से तोड़ने के बाद 27 से तोड़ने के बाद तुम्हारा जो है कहीं ना कहीं इसको तोड़ने का प्रयास करो दोनों को, इस तरह से 27 और 182 को। और इस तरह से जब तोड़ोगे तो कहीं ना कहीं 13 और 14 तुम्हारा आएगा। इसको भी सिखाएंगे जब हम पूर्ण स्क्वायर को पूर्ण वर्ग को समझेंगे, तब ये वाले ट्रिक को आसानी से कैसे करें इसको समझेंगे। अभी यहाँ पर आओ, इस दोनों को गुना किए तो 182 आया, और इस दोनों को 182 गुना किए तो इसको कौन सा ऐसा संख्या ले जिसको गुना करने पर 182 आ जाए, तो 13 और 14 को लिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर क्या 0। तो x कॉमन ले लिए, x माइनस 13, उसके बाद माइनस 14x माइनस 13। तो यहां से x माइनस क्या आ गया 14 आ गया, और x माइनस क्या आ गया 13 आ गया, बराबर क्या 0। तो x माइनस 14 बराबर 0 एक बार पुट करेंगे, और एक बार पुट करेंगे x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया 14 आ गया, और एक बार क्या आ गया x बराबर 13 आ गया। तो इस तरह से हम इस समीकरण को क्या कर लिए, हल कर लिए, x बराबर 14 और x बराबर 13। तो वह एक संख्या 14 होगा और दूसरा संख्या क्या होगा 13 होगा, और 14 और 13 को जोड़ने के बाद 27 होता है, और 14 और 13 को गुना करने पर क्या होता है 182 होता है। तो वो दो संख्या हमें पता चल गया। आइए अगला सवाल को करते हैं। अगला सवाल भी काफी आसान सा सवाल है, वो कोई टफ सवाल नहीं है, और वो आसान सा सवाल, हर एक सवाल अपने आप में हल को लेकर आता है। हर एक सवाल जो होता है अपने आप में हल को लेकर आता है। तो हर एक सवाल को समझते जाना, हर एक सवाल को करते जाना है। आइए सवाल जो है हमारा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। देखो हम हिंट देते हैं, सवाल तुम लोग को बनाना है। हिंट देते हैं, सवाल तुम लोग को बनाना है। चौथा नंबर सवाल, और काफी आसान सा सवाल है चौथा नंबर, देखते जाना। चौथा नंबर सवाल को समझो। चौथा नंबर सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। वर्गों का योग, तो क्रमागत धनात्मक मतलब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो एक संख्या अगर x ले लेते हैं तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 1। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मतलब x, उसके बाद फिर धनात्मक x प्लस 1, फिर x प्लस 2। तो दो संख्या हमारे पास, एक संख्या x और एक संख्या x प्लस 1, और इनके वर्गों का योग मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 365 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा समीकरण बनेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ रहे हैं, तो 1 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 है, प्लस 2x क्योंकि 2x और 2ab होता है, तो 2 इंटू 1 इंटू एक्स, तो 2x बराबर क्या 365। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा 365 है, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो प्लस 1 प्लस 2x और प्लस 1 माइनस 365 बराबर क्या 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x
2x² प्लस 2x, देखते जाइए एक चीज को, प्लस एक यहाँ माइनस किया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 364 बराबर 0। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें समझना है, हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन को निकाला 2x² प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अब यहाँ से क्या लेते हैं, दो देखिए हर एक में कॉमन है, तो दो को क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। तो एक तरफ क्या है x² प्लस x माइनस 182 बराबर क्या, 0। अब ये दो गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, शून्य से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य ही होगा। तो x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। तो x² 182 को जैसा कि हमने पहले ही उसी में पढ़ा था कि 182 को ऐसे संख्या, यहाँ एक है, यहाँ 182 और 182 को गुना करते हैं कितना होता है, एक होता है भैया। तो 182 आया, तो 182 जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि 182 13 और 14 को गुणा करने पर क्या आता है, 182 आता है। तो अगर हम देखें तो x² प्लस 13x प्लस 14x माइनस क्या, 13x माइनस 182 बराबर 0। ये होगा क्यों, क्योंकि प्लस बड़ा है और प्लस यहाँ पर साइन है। तो x अगर कॉमन लिए तो x प्लस 14, और अगर बात करें तो माइनस 13 x माइनस x प्लस 14 यहां तक बराबर 0। तो x प्लस 14 और अगर बात करें तो x माइनस 13, और इस तरह से हमारे पास दो समीकरण बन के आया, x प्लस 14 बराबर क्या, 0, और एक तरफ आया x माइनस 13 बराबर 0। तो x प्लस 14 बराबर 0 मतलब x बराबर माइनस 14 और x बराबर क्या, 13। दो समीकरण हमारे पास बन के आया, x बराबर माइनस 14 और एक बराबर x बराबर 13। तो x बराबर माइनस 14 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है और x बराबर 13 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो हमारे पास दो समीकरण ऐसा आया जो कि जिसका अगर हम वर्ग करते हैं, इसका 14 का वर्ग करो और 13 का वर्ग करो और दोनों को जोड़ो तो हमारा कितना आता है, 365 आता है। और इस तरह से हम अपने सवाल को कर लिए। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको सवाल जो है समझ में आया होगा। और आपके सामने 5वां नंबर सवाल है, और वो 5वां नंबर सवाल और 6ठा नंबर सवाल आप करिएगा। 5वां नंबर सवाल आपका होमवर्क क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क क्वेश्चन है। 5वां नंबर सवाल काफी आसान सा सवाल है, उसे करने का प्रयास करिएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और कल के क्लास में 6ठे नंबर क्वेश्चन से इस क्लास को शुरू करेंगे और उसके बाद पूर्ण वर्ग बनाने को सीखेंगे अगले क्लास में। और अगले क्लास में हम एक एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, क्योंकि इसी का नाम जिंदगी है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हेलो, बाकल क्या बात है? कभी